Assalamualaikum respected members, hope so all of you will be fine and enjoying a happy healthy life. So today we are going to discuss about cell. What is a cell? कि cell क्या है? Cell is the basic functional and structural unit of life and it is also called basic building block of life. कि अगर मैं इसको अपने वर्ड्स में बोलूँ तो जो सेल होता है, सेल किसी भी ज़िंदगी का, किसी भी जानदार का जो सबसे बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो सेल होता है। और सेल ही इसको कहते हैं, सेल को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के, एक सेल से ही जो है एक इंसान या एक जानदार बनता है। यानी कि काफ़ी सारे सेल्स जो होते हैं वो मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी एक लाइफ को वो बनाते हैं, यानी कि एक जानदार को बनाते हैं, एक ज़िंदगी बनाते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं कि सेल बेसिकली इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल इंट्रोड्यूस किया गया था वो रॉबर्ट हुक ने इंट्रोड्यूस किया था 1665 ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद कुछ एक सेल थ्योरीज पेश की गई थी, तो वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी शील्डन एंड श्वान की, बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो शील्डन थे, शील्डन ने प्लांट सेल के बारे में थ्योरी प्रेजेंट की थी, ठीक है। उसने पौधों के जो सेल्स हैं उसके हवाले से थ्योरीज रिप्रेजेंट की थी। और जो श्वान था, श्वान ने एनिमल सेल्स के हवाले से थ्योरीज जो हैं वो प्रेजेंट की थी। और हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हमारे सेल्स जो हैं वो भी एनिमल सेल्स के अंदर ही आते हैं। तो ये शील्डन एंड श्वान थे, इन्होंने सेल थ्योरीज की थी। इसके अलावा रुडोल्फ विर्चा थे, ठीक है। उन्होंने भी किया था कि ऑल सेल्स अराइज बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की। उन्होंने भी एक ऐसी थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसमें ये वाजह होता है कि जितने भी नए बनने वाले सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स की तोड़ फोड़ और उनकी टूट फूट से ही बनते हैं। यानी कि जो न्यू सेल्स इंसान की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं वो पुराने सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से बनते हैं और उन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन और सब डिवीजन की वजह से न्यू सेल्स बनते हैं। अब यहाँ पर मैं सेल डिवीजन के हवाले से अगर बात करूँ तो सेल दो तरह से डिवीजन करता है, यानी कि दो तरह से डिवाइड होता है। फर्स्ट बाय माइटोसिस एंड सेकंड बाय मियोसिस। तो यहाँ पर जस्ट हम इनके नेम्स पढ़ेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन हम किसी और वीडियो में किसी और दिन पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं कैटेगरीज़ के हवाले से बात करूँ कि सेल को बेसिकली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो ये आप लोगों के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं अक्सर कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं सेल्स की। तो ये बेसिकली टू कैटेगरीज़ हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी जाती है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से आते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं बताऊँ कि यूकैरियोटिक सेल्स के हवाले से कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इनके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और इसके अलावा ये कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं जो कि जस्ट प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के हवाले से बात करूँ तो इनके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन नहीं होती। और यहाँ पर जो होती है ये जेनेटिक मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर जेनेटिक मेम्ब्रेन होती है। और ये जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनी ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, उनके अंदर मौजूद होते हैं। ये बहुत स्मॉलर सेल्स होते हैं। अगर पूछा जाए कि स्मॉलर सेल्स कौन से होते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसके अलावा एक और टिप आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी सेल्स होते हैं उन सब के अंदर कुछ एक चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हर किस्म के सेल्स में मौजूद होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो बैरूनी मेम्ब्रेन सेल की होती है वो हर एक में पाई जाती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो आगे जो है डिवाइड करते हैं और आगे वो बढ़ते हैं सेल्स वगैरह। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया उनके अंदर मौजूद होता है। और एक और चीज़ कि जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे सेल्स में जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर खसूसियात वगैरह आती हैं या जो विरासत में चीज़ें हमारे अंदर आती हैं वो किस चीज़ के अंदर होती हैं? वो सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है और वहाँ उसके अंदर जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सेल होता है वो ह्यूमन बॉडी तक कैसे बनता है। कि अगर आप बात करें सेल की,
कि सिमिलर सेल्स जो होते हैं, जो एक जैसे सेल्स होते हैं, वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। सिमिलर सेल्स मेक टिश्यूज़ एंड सिमिलर टिश्यूज़ मेक ऑर्गन, के जो एक जैसे टिश्यूज़ होंगे वो फिर आगे सब ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। सिमिलर ऑर्गन्स मेक सिस्टम, कि जो एक जैसे काम करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो सिस्टम बनाते हैं, और इस तरह से जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे मिलकर एक बॉडी बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के हवाले से, कि सेल का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या कैसा होता है। तो इसमें कुछ एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किस लिए यूज़ होती है, ये सेल को जो बैरूनी पार्टिकल्स होते हैं, जो बाहर से हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती है, और इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होती है। यानी कि जो चीज़ें सेल अपने अंदर से बाहर की तरफ एक्सपेल करता है, या बाहर से अंदर की तरफ वो अपने अंदर ले आता है प्रोसेसिंग के लिए, तो ये उन एक्सचेंजेस के लिए होती हैं कि जो सब्सटेंस सेल के अंदर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर एंटर हो रहे हैं, तो उनके लिए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के हवाले से। बहुत ही मेन पार्ट है किसी भी सेल का। तो न्यूक्लियस जो होता है वो उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए मौजूद होता है। डीएनए क्या होता है, ये एक हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हमारी जो विरासती जो खसूसियात होती हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर मौजूद होती है, डीएनए के अंदर होती है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वो कहाँ मौजूद होती है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। इस वजह से इसको कंट्रोल सेंटर भी कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के हवाले से अगर हम बात करें, तो साइटोप्लाज्म जो है ये थिक फ्लूइड होता है, ठीक है, थिक फ्लूइड होता है जो लिक्विड टाइप होता है, लेकिन थोड़ा गाढ़ा होता है। जस्ट लाइक आप एक गाढ़ा शरबत बना लें, ठीक है, गाढ़ा सा शरबत जिसके पानी के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी मिक्स कर लें और वो एक गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है, जस्ट लाइक ग्लू होती है, गोंद, इस टाइप का फ्लूइड होता है। तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं स्मॉल ऑर्गन्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही अहम किरदार है, और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ भी लिया जाता है कि विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, कि सेल का पावर हाउस कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स भी कहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक सेल की सर्वाइवल का ज़िम्मेदार होता है, यानी कि एक सेल जो है वो कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, इसका किरदार भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतनी ज़्यादा देर के लिए सेल जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि जो चेंज ऑफ या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं सेल के अंदर, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से अगर मैं बताऊं, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन। इसमें एंडोप्लाज्मिक हमारा रेटिकुलम जो है इसको ER भी कहते हैं। तो इसको दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ जाती है रफ़ ER एंड सेकंड होती है स्मूथ ER। रफ़ ER के हवाले से अगर मैं बताऊं, तो इसको कहते हैं रफ़ ER जो होता है ये होता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं। और जो स्मूथ ER होती है उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, वो बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल साफ़ एंड शफाफ होती है। अब यहाँ पर राइबोसोम्स का जिक्र हुआ है, तो ज़रा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। ये भी एक MCQs आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। सो राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन पैदा करते हैं।
तो इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं गोल्जी बॉडीज़। तो गोल्जी बॉडीज़ के हवाले से अगर गोल्जी अपरेटस के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये एक पोस्ट ऑफिस के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये रिसीव करते हैं प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस, जितनी यानी कि चेंजेस करनी है, जो भी उसके अंदर मॉडिफाइंग करनी होती है उसको, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके फिर उनको पैक करके फिर उनको आगे भेज दिया जाता है जहाँ पे भी उनको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको पोस्ट ऑफिस का नाम दिया गया कि गोल्जी अपरेटस एक्ट्स जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ये प्रोटीन्स लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं यानी कि उसके अंदर चेंजेस करते हैं, और फिर उनको पैक करके फर्दर यूज़ के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद लास्ट हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स के हवाले से। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड suicidal bags. Why? Because these lysosomes eat the dead parts of the cells. कि जो ऐसे सेल के हिस्से होते हैं जो यूज़ नहीं हो रहे होते, जो ख़त्म हो चुके होते हैं, जो इस्तेमाल कर कर के सेल जो है उनको ख़त्म कर देता है, उसके अंदर अब मज़ीद जो है उसको यूज़ करना या उसको इस्तेमाल करना उसके लिए कोई नहीं है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि वो जो पार्ट्स होते हैं सेल के, वो कहीं ना कहीं तो कंज्यूम होते ही हैं ना, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो उन पार्ट्स को खा जाते हैं, उनको ईट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताती जाऊँ कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं, यानी कि 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शंस के हवाले से कि सेल के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो इसको बेसिकली 5 बेसिक फंक्शंस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, कि ये जो सेल्स होते हैं ये किसी भी जानदार को सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर के तौर पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि अब सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक मसल्स हो गए, ठीक है। हमारे मसल्स जो होते हैं, मसल सेल्स जो होते हैं वो हमारी सपोर्ट करती हैं, हमें मूवमेंट में मदद करवाते हैं, हमारी कोई चीज़ उठाने में मदद करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर कैसे होता है कि जो बोन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स क्या बनाते हैं, हमारे बोन्स को बनाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है कि हमारी जिसामत का एक सही तरह से स्ट्रक्चर है, हमारा एक सही तरह से बनावट बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट ग्रोथ, कि ये ग्रोथ को कैसे फैसिलिटेट करते हैं, जस्ट लाइक बाय सेल डिवीजन, ठीक है। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेस। तो इस वजह से माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेस से ये ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी इनका बहुत बड़ा फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कैसे होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए, यानी कि जस्ट लाइक वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं उस तरह से भी ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। ये भी इनका एक फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऐसे वेस्ट मटेरियल्स को जो हमारी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़रूरत नहीं होती। एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, किसके ज़रिए, न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए, कि जो हम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं उनके ज़रिए वो एटीपी प्रोड्यूस करती है। लास्ट पर हम अगर इसकी बात करें एड्स इन रिप्रोडक्शन में ये कैसे एड करता है, कि कैसे मदद करता है रिप्रोडक्शन में, तो ये एक नई लाइफ, न्यू लाइफ को क्रिएट करने के लिए, नई ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जस्ट लाइक कि जैसे पेरेंट सेल्स होते हैं वहाँ से फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट से जो है वो फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस वजह से ये रिप्रोडक्शन में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अगर मैं ह्यूमन बीइंग के सेल्स के हवाले से बात करूं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने सेल्स होते हैं, तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 11 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है स्टेम सेल्स, देन बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स, सेक्स सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स एंड कैंसर सेल्स। तो ये 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद होते हैं। Do subscribe and share our channel. Also press the bell icon for new videos and updates.